क्लास से पढ़ रही हूँ, उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। और हमारी कोचिंग का एटमॉस्फेयर बहुत फ्रेंडली है। यहाँ पर जितने भी डाउट्स क्लियर नहीं होता है सर बार बार बताते हैं आपको। और यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, लाइफ स्किल्स भी डिस्कस होती है। लाइक आपको बताया जाएगा कि आपको जिस फील्ड में जाना है, जिस स्ट्रीम में जाना है, जिस भी पार्ट में सक्सेस हासिल करनी है वो कैसे करना है, और भी बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी जो पढ़ाई से भी आगे है। मेरा नाम रश्मि परोच है, मैं संस्कार एकेडमी की स्टूडेंट हूँ। मैं 11th में संस्कार एकेडमी ज्वाइन की थी, अभी मैं 12th में हूँ, मेरा ये दूसरा साल है यहाँ पे। मैं अभी मैथ स्ट्रीम में हूँ और मेरा मैथ स्ट्रीम लेने का आइडिया, मोटिव, इंस्पिरेशन सब दीपेश सर है। मेरा पहला मैथ्स फिजिक्स का जो फियर था वो दीपेश सर ने ही दूर किया था। उनकी वजह से ही मेरा मैथ्स की तरफ ध्यान और हुआ और मैंने मैथ स्ट्रीम चूज किया। जैसे कोचिंग्स बहुत सारे होते हैं, सेंटर्स होते हैं, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी होती है अपनी। और यहाँ पे संस्कार एकेडमी ऐसा है कि यहाँ पे हम अपनी एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन टीचर्स भी डालते हैं, जिससे हमारा एफर्ट यूजफुल होता है और हमको आगे बहुत काम आता है। यहाँ पे बहुत फ्रेंडली नेचर से पढ़ाया जाता है और एज अ फ्रेंड है हमारे साथ। हमने कभी उनको एज अ सर मतलब है पर उतना नहीं है कि हमको एज अ फ्रेंड लगते हैं। इंस्पिरेशन है हमारी वो, उनकी वजह से हमको आगे क्या चलाते हैं। दीपेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। आपने कीमती समय निकाला। आप एक ट्यूशन चलाते हैं जी, एक ट्यूशन टीचर भी हैं जी, अच्छे क्वालिफाइड भी हैं जी। आपको कहाँ से लगा कि ट्यूशन चलानी चाहिए या ट्यूशन से ही बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, ऐसा कुछ लगा आपको? बड़े पैसे की तो बात नहीं है, लेकिन जो शिक्षा का स्तर हो चला है हमारा, जिस तरीके से जिन परिस्थितियों से मैं गुजरा और जो मेरी शिक्षा में मेरे को रुकावटें महसूस हुई, उसके कारण मैं अपने प्रोफेशन को शिक्षा के रूप में मतलब चूज किया उसको। ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आने लगी कि आपने एक जॉब छोड़ करके आप यूपीएससी भी कर सकते थे, आप सीजीपीएससी में भी जा सकते थे, आप गवर्नमेंट नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते थे या कोशिश कर सकते थे। लगना नहीं लगना वो तो खैर दूसरी बात है, पर ये सारी चीजें आप कर सकते थे। इन सारी चीजों के अलावा भी आपने टीचर बनने का सोच लिया। ऐसी कौन सी परिस्थिति आपके जीवन में? देखिए तो उस समय जो स्थिति चल रही थी, मतलब मेरा परिवार उतना सक्षम नहीं था कि इंजीनियरिंग की फीस उठा सके। और मतलब मेरे को खुद तो था कि 12वीं के बाद मेरे को अपने परिवार से कोई मदद नहीं लेनी है, मेरे को जो भी शिक्षा में करना है खुद से करना है, मेरे को अपने पापा से कोई भी पैसे नहीं लेने हैं। तो उस समय ये हुआ, मेरे टाइम पे जीईसी भी खाली था इंजीनियरिंग के टाइम में, लेकिन उस समय जीईसी की फीस थी अराउंड 15,000 रुपए सालाना। तो बात ये हुई, उस टाइम हमारे टाइम में ऑफलाइन काउंसलिंग चलती थी। तो ऑफलाइन काउंसलिंग में होता ये था कि हम लोग को कॉलेजेस में जाके, मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज में काउंसलिंग रहती थी, वहां पे फील्ड में हर कॉलेज के स्टॉल्स लगे रहते थे और वहां पे जाके अपना कॉलेज फाइनल करके अपना कॉलेज फाइनल कराना रहता था। तो हुआ दरअसल ये, मैं वहां पे पहुंचा और वहां पे जो भी एक प्राइवेट कॉलेज थे उन्होंने मेरे को बताया, फी वेवर स्कीम के बारे में बताया कि स्टार्टिंग की हर ब्रांच की जो 6 सीटें रहती हैं तो उनको जो पहले 6 बच्चे उठाते हैं वो फी वेवर में मिलती है, मतलब उनको कोई भी फीस नहीं देनी रहती। तो मेरे को वो 15,000 बचाना ज्यादा अच्छा लगा कि मैं जीईसी छोड़ के यहाँ पे वो 15,000 मेरे बच जाएंगे करके, और मैंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया। अब वहां जाके मेरे को ये समझ में आया कि जो वहां पे ये वर्ण योग हमारा जो चलता है, SC/ST कोटा जो चलता है, कि उसका भी अंदर पेचीदा महत्वपूर्ण रोल था, मतलब उद्देश्य था कि 6 सीटों में से 4 सीटें SC/ST वालों के लिए हैं, 2 सीटें ओबीसी और जनरल वालों के लिए हैं, और उसमें मैं मतलब एलिजिबल फिट नहीं बैठा और मेरे को फी वेवर नहीं दी गई। फिर उसके बाद जैसे तैसे मेरी जो अपनी सेविंग्स थी, मैंने 2 सेमेस्टर तो इंजीनियरिंग पूरी की उससे, और तीसरे सेमेस्टर में मेरे पास फीस देने के लिए कुछ पैसे थे नहीं खास। तो मैंने कॉलेज में भी रिक्वेस्ट किया, प्राइवेट कॉलेज था चूंकि, तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं ये प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे ऐसा कुछ संभव नहीं है आपको कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आप फीस दे सकें, ये दे सकें। तो वो बहुत समय जो था मेरे लिए बहुत कठिन समय था, और जैसे तैसे मेरी इंजीनियरिंग तो हो गई, लेकिन तब से एक मन में था कि जो तकलीफ मैंने झेली है एक इंजीनियरिंग करने के लिए, और वो तकलीफ किसी और को ना हो करके, तो मेरा मेन उद्देश्य जो है वो एक ऐसा कॉलेज खोलना है, एक ऐसा स्कूल खोलना है जिसमें ज्ञान को महत्वपूर्णता दी जाए, जिस बच्चे का मतलब कुछ पढ़ने की इच्छा है उसको महत्वपूर्णता दी जाए, ना कि पैसे को पहला प्राथमिकता दी जाए। मतलब ये सारी चीजें जो आपके साथ हुई, इसी वजह से आपने अपनी कोचिंग खोलनी। जी। अब देखिए इसमें भी हमने 2 दौर दिए। जी।
पहला दौर वो देखा जो कोविड के पहले था। जी जी। दूसरा दौर वो देखा जो कोविड के बाद बाद का। जी। कोविड के पहले का दौर, पहले का एटमोस्फियर ये था कि लोग स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, और कोविड के बाद का दौर ऐसा आ गया कि लोगों ने ऑनलाइन की तरफ बहुत अट्रैक्ट हुए, बहुत, क्योंकि लोगों के पास खास ऑप्शंस बची नहीं थी। जी। तो इन दोनों चीजों को, एक कोविड के पहले की काल को जी और एक कोविड के बाद के समय को, जी, दोनों को आप किस नजर से देखते हैं? जी देखिए, कोविड के पहले अगर मैं बोलूं तो एक शिक्षक की बहुत बड़ी इज्जत रहती थी, और कोविड के बाद आज हमारी इज्जत कुछ बची नहीं है खास। मतलब ऐसा क्यों? मतलब देखा जाए तो हमको हमारी तुलना एक व्यापारी जैसे ही की जा रही है। मतलब व्यापार कर ही रहे हैं। जी जी। 5,000 करोड़ का बिजनेस, हाँ। सारे ट्यूशन, नहीं तो बहुत सारी ऐसे अच्छे ट्यूशन वाले भी हैं जो इसको व्यापार के रूप में नहीं देख रहे, जो इसको शिक्षा के रूप में ही देना चाह रहे हैं, जो इसको मतलब अपना बिल्कुल तन मन धन से वो बच्चे को अच्छा करने की कोशिश करने चाह रहे हैं। लेकिन उनको ये जो बड़ी बैनर की कोचिंगें आई हैं उसके चलते जो है थोड़ा सा मतलब दिक्कतें हुई है। मतलब देखा जाए अगर इसमें कि जितने भी बड़े बैनर के कोचिंग आए हैं तो उसके चलते हम लोगों को ज्यादा तकलीफें हुई हैं। ज्यादा तकलीफें मैं कहूं तो इस रूप में मैं बोलूंगा कि हम अच्छे से देना चाह रहे हैं, 100% देना चाह रहे हैं, न्यूनतम फीस में हम देना चाह रहे हैं, लेकिन जो बाकी कोचिंग वाले हैं उनके चलते, जैसे बोलते हैं ना कि आटे के साथ घुन भी पिसता है, उस प्रकार वो हमारी स्थिति हो गई है। हमारा उद्देश्य एक बैच में 15 बच्चे रहता है, 15 बच्चे से हमको 16वां बच्चा नहीं चाहिए, 15 बच्चा आगे हमारे पास, हमारा उद्देश्य खत्म है, हम लोग को उससे ज्यादा नहीं चाहिए। हमने इसको कमाई का अपना मेन जरिया नहीं बनाया है। लेकिन होता जनरली ये अब आज की डेट में ये हो रहा है कि पेरेंट्स के दिमाग में हमारी इमेज भी ऐसी बन गई है कि ये तो बहुत कमा रहा है, इनकी तो शुद्ध कमाई है, इनकी तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो हमारे इस क्षेत्र को भी एक व्यापार की तुलना की जा रही है। कोविड के पहले ये था, पेरेंट्स हमको एक बहुत शिक्षक है मतलब गुरु की मान्यता दी जाती थी। आज वो गुरु की मान्यता तो छोड़ दीजिए, हमसे ऐसे मोल भाव किया जाता है करके कि जिस प्रकार से मतलब आप सब्जी लेने जा रहे हैं तो सब्जी वाले से मोल भाव होता है, उस प्रकार से हमारे साथ मोल भाव होता है। मतलब आपको नहीं लगता कि ब्रांडिंग का एक असर होगा? कहीं ना कहीं आप ब्रांड नहीं बना पा रहे होंगे या बड़े बड़े होर्डिंग नहीं लगा पा रहे होंगे, इसलिए इस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे ट्यूशन ऐसे जो 1 लाख की फीस बोलते हैं तो लोग 1 लाख की फीस दे रहे हैं, लोग 2 लाख की फीस बोलते हैं तो 2 लाख 50,000। मतलब शिक्षा का स्तर तो अब ऐसा हो गया कि शिक्षा में भी ब्रांड और नॉन ब्रांड आ चुका है। तो आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? आप ब्रांड में एग्जिस्ट करते हैं या नॉन ब्रांड में एग्जिस्ट करते हैं? आप एक्चुअल सोचते क्या एजुकेशन? हम क्वालिटी देने पे बिलीव करते हैं। हम भले 15 बच्चों को पढ़ाएंगे लेकिन वो 15 के 15 का रिजल्ट लाने पे हम यकीन करते हैं। ब्रांडिंग करने में हमको कोई बुराई नहीं है। अगर आज मैं चाहूं तो बड़े बड़े चौक पे अपने बैनर पोस्टर लगवा लूं, लेकिन उसका खर्चा निकालना कहाँ से पड़ेगा? मेरे को निकालना तो बच्चे के जेब से ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं वो बच्चे के जेब से निकाल रहा हूं तो मेरे को उसकी फीस बढ़ानी पड़ेगी। तो मेरे पास वो बच्चा नहीं आ सकता है जो सक्षम नहीं है। अभी आज की डेट में अगर मेरे पास निम्न से निम्न वर्ग का भी बच्चा आके पढ़ रहा है तो उसका मेन उद्देश्य, उसका मेन कारण यही है कि मेरी फीस कम है, और अगर वो बड़े बैनर में नहीं जा पा रहा है इसलिए मेरे पास आ रहा है। तो देखा जाए अगर मैं ब्रांड में जाने की कोशिश करूं तो उसके खर्चे मेरे बढ़ेंगे, वो खर्चे मैं बढ़ाऊंगा तो मेरे को। मैं एकदम क्लियर एक बात पूछना चाहता हूँ, और इस बात को पूरा देश जानना चाहता है, क्या ब्रांड में किताबें बदल जाती है या लिखावट बदल जाती है? क्या बदल जाती है? क्योंकि पूरा देश ये सोचता है कि जिसकी जितने ज्यादा फीस होगी उसकी टीचर की नॉलेज ज्यादा होगी, वो अच्छे टीचर्स होंगे, अच्छा एटमोस्फियर होगा। लोगों की एक थिंक बन चुकी है, 1 लाख रुपए दिया मतलब हम सेटिस्फाइड है, हमारा बच्चा पास हो जाएगा। और हमने किसी ट्यूशन में 10,000 फीस दिया मतलब वो जानते हैं कि ये टीचर उतना अच्छा नहीं है, उतनी अच्छी चीजें नहीं है। तो क्या लोगों की सोच जो है वो ऐसी बन गई है कि 1 लाख देंगे? तो मैं जानना चाहता हूँ, पूरा देश ये बात को जानना चाहता है। 2 हाथ 2 पैर 125 ग्राम का दिमाग है। जो बदलता है वो पेरेंट्स की सोच बदलती है। बड़े बैनर में पेरेंट्स का सोच ये रहता है कि ये तो बाहर की कोचिंग है तो यहाँ पे बहुत अच्छा हमको कंटेंट मिलेगा। किताब उन लोग रीप्रिंट करके एमआरपी चेंज करके वही देते हैं जो किताब से हम पढ़ा रहे हैं, जो किताब एनसीईआरटी वालों ने अप्रूव की है, जो रेफरेंस हम यूज कर रहे हैं उसी रेफरेंस को वो फिर से लिख के अपनी एमआरपी लगा के वही हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बदलता तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स की सोच बदलती है, जो मेरा एक अपना अनुमान है। आप कितने साल से पढ़ा रहे हैं? मुझे 13 साल हो गए आज पढ़ाते हुए।
13 साल का अगर एक्सपीरियंस मैं एक लाइन में आपसे पूछूं, हाँ। तो क्या रहेगा? ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान सबके लिए बोल रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छे कोचिंग वाले भी हैं हमारे साथ, ऐसा नहीं है, सबके लिए लागू नहीं होता है। लेकिन अभी जो भेड़ चाल आ गई है उसके लिए मैं बोलूंगा करके कि जो मेजोरिटी हो गई है वो ऊंची दुकान फीका पकवान हो गई है, जिसके चलते जो छोटे कोचिंग वाले हैं उन लोगों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जिनको प्लेटफॉर्म मिलनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, उनको बहुत रुकावटें आ रही हैं। मतलब आप लोग सेमिनार क्यों नहीं करते थे? सेमिनार आप लोग ये मतलब चीजें जागरूक अभियान क्यों नहीं चलाते? आप लोगों तक क्यों नहीं ये बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, फिर भी आपको 1 लाख फीस देने की जरूरत नहीं है? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि महिलाएं या उनके पापा, उनकी मम्मी दूसरों के घरों में बर्तन मांज रहे हैं और वो 50,000 60,000 रुपए बच्चों के लिए फीस ला रहे हैं। इसलिए ला रहे हैं ताकि उनका बच्चे पढ़ करके कुछ न कुछ बन सके। और ट्यूशन वाले भी 2 बच्चे पास करा के 3 बच्चे पास कराकर बड़े बड़े होर्डिंग पे लिखते हैं ऑल इंडिया रैंकिंग फर्स्ट, ऑल इंडिया रैंकिंग सेकंड। ये एक तरह की मार्केटिंग, एक तरह की पैकेजिंग कि हमने ही बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ाया। ये कहाँ तक सही है? ऐसा नहीं है कि हम सेमिनार नहीं करवाए हैं या करवाना नहीं चाहते। हम अप्रोच बहुत जगह करते हैं। हम स्कूल में भी बोलते हैं कि आप हमको निःशुल्क भले पढ़ाने दीजिए, हफ्ते में 1 दिन दीजिए, लेकिन स्कूल में भी ये आ जाता है कि उनके दिमाग में ये इमेज बनी हुई है कोचिंग वालों के लिए कि हम उनके बच्चे खींचने का प्रयास कर रहे हैं करके। हमको हमारा टारगेट फिक्स है, 15 बच्चे हमारी एक बैच में आ गए, उसके बाद हमको 16वां बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन हम उनको ये सिखाना चाह रहे हैं कि पढ़ाया कैसे जाता है, और उस चीज के लिए वो तैयार नहीं है। हम जो बड़े बड़े फ्लैट वाले रहते हैं, जो कॉलोनीज हैं, उनको अप्रोच करते हैं कि आप संडे को एक सेमिनार हमारा रखवाइए, 1 दिन हमको दीजिए जिसमें हम आपके बच्चे को सिखा सके कि पेपर कैसे लिखना है, कि आपके बच्चे को एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो वहां पे भी पॉलिटिक्स इतना आ जाता है करके कि नहीं, इनका तो अपना स्वार्थ है, अपने बच्चे खींचने के लिए ये सब करना चाह रहे हैं। तो ये जो मानसिकता बनी हुई है पेरेंट्स की, इसको हम नहीं बदल सकते। और ज्यादा उनको फोर्स इसलिए हम नहीं कर सकते कि हम लोग एक प्राइवेट कोचिंग वाले हैं, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि उनको सामने से अप्रोच करना चाहिए। मेरी पूरी टीम है जो बैठी है इस काम के लिए। मतलब मेरे साथ कोटा के भी टीचर्स हैं, दिल्ली के भी टीचर्स हैं जो ये काम करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं और निःशुल्क करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन हमको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। हमने स्कूलों को भी बहुत अप्रोच किया, स्कूल वालों की तरफ से भी ये आया कि नहीं, हम लोग तो अलाउ नहीं करते आउटसाइडर्स को, हमारे पास सबसे बेस्ट फैकल्टीज हैं, हमारा रिजल्ट सबसे बेस्ट रहता है, जिसके चलते हम लोग फिर आगे इसमें बढ़ नहीं पा रहे, मतलब जूझ रहे हैं। अगर स्कूल के पास बेस्ट फैकल्टीज है, अगर स्कूल के पास बेस्ट टीचर्स हैं, तो फिर बच्चों को ट्यूशन की क्या जरूरत है? मैं साफ समझना चाहता हूँ। देखिए, ये तो आज की डेट में स्कूल की भी फीस कोई कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल स्कूल की फीस भी बहुत ज्यादा है। एक पेरेंट्स के ऊपर बहुत लोड पड़ ही रहा है वो स्कूल की फीस का, साथ उनकी ट्यूशन की फीस। बिल्कुल, ट्यूशन स्कूल के साथ साथ एक नई फीस आ गई। हाँ, ट्रांसपोर्टिंग बिल्कुल, ड्रेस है, किताबे भी हमसे, स्टेशनरी है, बहुत सारी चीजें आ गई है। पहले ऐसा था कि हम किताबें कहीं से भी खरीदते। किसी जब हम लोग पढ़ते थे, जब हम लोग एजुकेशन ले रहे थे, तो ऐसा था कि ओपन मार्केट था, आपको पढ़ना हमारे यहाँ। किताबें आप किसी भी दुकान से खरीद ले, कॉपी आप किसी भी दुकान से खरीद ले, पेंसिल आप किसी भी दुकान से खरीद ले। सिर्फ स्कूल में पढ़ाया जाता था, बेचा कुछ नहीं जाता था। अब स्कूल एक शॉप भी बन गया अलग से, ड्रेस की शॉप। मतलब ये ड्रेस सिर्फ पूरे रायपुर में घूम ले या किसी भी सेगमेंट में घूम ले, तो ड्रेस, किताबें सिर्फ एक ही जगह मिलनी है पूरे रायपुर में, दूसरी जगह आप खोज भी नहीं खोज पाएंगे। तो ये क्या लगता है कि स्कूल, ट्यूशन, ट्रांसपोर्टिंग, ये सब एक बिजनेस का पार्ट है? बिजनेस का पार्ट इसको बना दिया गया है। शिक्षा तो बहुत सस्ती थी, या मैं कहूं तो निःशुल्क थी, लेकिन उसको हमने व्यापार बना दिया है पूर्ण रूप से, कि अगर आपको मौजा भी खरीदना है तो वो भी इस दुकान का रहेगा तो ही आपको अलाउ किया जाएगा, अगर दूसरी दुकान का दूसरी कंपनी का लेके आ रहे हैं तो वो भी अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसको व्यापार तो हमने बनाया है, जिसके कारण जो निम्न वर्ग है वो सबसे ज्यादा इससे पीड़ित हो रहा है कि वो ना ढंग से अपने बच्चे को शिक्षित कर पा रहा है, न खर्चे निकाल पा रहा है, मेहनत तो कर रहा है लेकिन बच्चा उस लायक भी नहीं बन पा रहा है। तो अगर मैं इस चीज में कहूं तो सपोर्ट हमको पूरे दोनों को करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे जो पालकगण हैं, जो पेरेंट्स हैं, आप जो स्कूल डालेंगे जी, वो कैसा स्कूल होगा? ट्रांसपोर्टिंग का पैसा लेंगे,
स्कूल का पैसा लेंगे, ड्रेस का पैसा लेंगे, या आप सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से स्कूल डालेंगे? देखिए, इस चीज में मैं थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा, और जो मेरा एक सपना है स्कूल खोलने का। अगर आपने फालतू पिक्चर देखी होगी, पिक्चर का नाम ही फालतू है, वो ज्यादा लोगों को दिखाई भी नहीं गई है, आप उसको देखिएगा जरूर। मैं हर पेरेंट्स को भी बोलूंगा उसको देखिएगा जरूर। आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े से क्या हो गए, देखा देखी में चले गए कि पड़ोस में शर्मा जी के बेटे ने इंजीनियरिंग की तो हमको भी अपने बेटे को इंजीनियर बनाना है, इसने डॉक्टरी की तो हमको भी अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है, जिसके कारण जो एक्चुअल टैलेंट है बच्चे में वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। वो फालतू पिक्चर में वही दिखाया है कि अगर आपने फर्स्ट क्लास का जो रैंक रखा है वो 65% रखा है, कि 65% अगर बच्चे का आ रहा है तो वो फर्स्ट डिवीजन पास है, अगर 65 से कम आ रहा है तो वो सेकंड डिवीजन में या फेल माना जाएगा। जितनी भी कंपनीज है वो जॉब सिर्फ उनको देती है जिसका फर्स्ट डिवीजन है, जिसका 65% आया है, उसके नीचे वालों को वो जॉब नहीं दे रही है। तो इससे बेस्ट है आप पासिंग मार्क्स ही 65 रख दीजिए, कि अगर वो बच्चा उतनी मेहनत कर रहा है, 65 ला रहा है, उसको जॉब जब 65% के बाद ही मिलनी है तो उसको पास ही उतने पे कीजिए ना, उसके नीचे फेल कर दीजिए उसको, तो वो बच्चा और मेहनत करेगा। और दूसरी चीज, जो बच्चे में हुनर है, हर बच्चे में पैदाइशी एक गुण रहता है, तो हम उस गुण को मार के एक नए गुण को उसमें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो बच्चा बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। तो हर बच्चे में अपनी एक क्वालिटी है, अगर उस क्वालिटी पे वो फोकस करता है, उस क्वालिटी के लिए उसको आगे बढ़ाया जाता है, तो वो बच्चा बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। तो मैं जो स्कूल खोलना चाहता हूं या जो बनाना चाहता हूं वो ये वैल्यू बेस्ड स्कूल रहेगा। इसमें फीस ऐसा रहेगा कि जो फीस सिर्फ उस कोर्स के लिए खर्चे की रहेगी, मतलब यानी जितना हम लोग को मटेरियल लग रहा है वो सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहेगी। और मैं आज भी अपने कोचिंग में भी ये चीज करता हूं, अगर बच्चों को कोई टूर पे लेके जा रहा हूं, छोटे मोटे पिकनिक पे लेके जा रहा हूं, तो उसका सारा मैनेजमेंट मैं अपने बच्चों को देता हूं कि बेटा तुम बस का पता करो। एक बच्चे को मैंने बस का काम दे दिया, एक बच्चे को मैंने खाने पीने का काम दे दिया, एक बच्चे को मैंने टिकट्स का काम दे दिया कि ये पता करो कितना खर्चा आ रहा है, टोटल करो कितने बच्चे जा रहे हैं, उससे डिवाइड करो। जो पैसा बचता है उसके बाद भी या तो फिर हम लोग कोई छोटा मोटा पार्टी कर लेंगे या मूवी लेके चले जाएंगे, हम लोग वैसा उसको खर्चा करते हैं। तो बच्चा भी संतुष्ट रहता है कि हमको पूरी चीजें सीखने को भी मिली, मैनेजमेंट भी बहुत कुछ सीखता है बच्चा, और सारी चीजें बहुत अरेंज्ड मैनर से होती हैं देखा जाए तो मैं वही बोलना चाहूंगा कि मेरे स्कूल का ऐसा नहीं है कि इतना लाख मेरी फीस रहेगी। मेरा मेन उद्देश्य है कि वो जो बच्चे के अंदर में जो टैलेंट है उसको उभार के लाना। वो बच्चा जिस दिन लाइफ में सेट हो जाएगा उसके बाद मेरे को यकीन है अपने स्कूल के लिए वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा करके। तो अगर मैं उस बच्चे को वहां तक पहुंचा सकता हूं, जो उसके में क्वालिटी है वो उभार सकता हूं, तो मैं उस स्कूल को ज्यादा फोकस करना चाहता हूं, खोलना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात कि कोई एक ऐसी घटना जो पेरेंट्स से हुई हो, बच्चों से हुई है, या कोई ऐसी मेमोरी जो जब आपने बहुत पढ़ाया हो, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया हो, ये शेयर करना चाहते हैं? नहीं समझ में आया हो मतलब मैं समझ नहीं पाऊंगा। जैसे आपने कोई मैथमेटिक्स पढ़ाया, जी जी, कभी आपने फिजिक्स पढ़ाया जी, कभी आपने केमिस्ट्री पढ़ाया, हाँ, कभी आपने बायोलॉजी पढ़ाया जी, ऐसी कोई घटना जिसमें हाँ, बच्चे को बहुत देर लगी हो समझने में, या कोई ऐसा बच्चा जिसकी आदतें, जिसकी शरारतें हमें याद रहती है, तो वो जानना चाहते हैं? नहीं, वो तो बहुत सारी रहती हैं ऐसे तो, क्योंकि हाँ हर बच्चे का अपना अपना स्तर रहता है, और अक्सर होता क्या है हम लोग कभी कभार थोड़ी स्पीड ज्यादा में चलते हैं तो वो बच्चा थोड़ा स्लो लर्नर रहता है तो उसको समझ नहीं आता है। तो बहुत बार ये चीजें होती हैं करके कि बच्चा हाँ तो कर दिया, लेकिन टेस्ट में जब नंबर आया तो उसका कुछ आया नहीं। तो एक दो बार हुआ है, जैसे एक बच्चे के साथ ही हुआ था पिछले साल ही, 9th क्लास का बच्चा है वो, तो उसको मैंने फिजिक्स में एक वर्क पढ़ाया कि वर्क किसको बोलते हैं हम, तो उस बच्चे ने हाँ कर दिया। जब मेरी टेस्ट हुई उसमें मेरा एक क्वेश्चन था डिफाइन वर्क, तो उसमें उस बच्चे का था आंसर था कि व्हेनेवर द सर गिव अस द होमवर्क एंड वी डू इट इज नोन एज वर्क। तो ये बहुत सारी ऐसी हंसी मजाक वाली चीजें रहती हैं जिसमें बच्चे हमको मतलब हंसने में मजबूर कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी हरकतें होती रहती हैं। बहुत बार ये होता है करके कि जो प्लस माइनस की गलतियां रहती है, मतलब वो बच्चा 12th क्लास में पहुंचने के बाद बच्चे बोलते हैं मैथमेटिक्स इज टू हार्ड, मैथमेटिक्स इज टू डिफिकल्ट, मैथमेटिक्स से तो डर लगता है। जबकि दुनिया में मुझे ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 2+2, तो वो खुद बोल रहा है मैथमेटिक्स की मुझे जोड़ो। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के हम चीजें कर सकते हैं। तो क्या सही में मैथमेटिक्स उतना हार्ड है जितना लोग सोचते हैं, या उतना हार्ड नहीं है?
इस चीज में मैं सबसे बड़ा एग्जांपल मैं खुद को बोलूंगा। 6th क्लास में मेरे को मैथमेटिक्स में सप्ली आई थी और 12th में मेरे को मैथमेटिक्स में 97 नंबर मिले थे। आज मैं बच्चों को गणित पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैथमेटिक्स हार्ड है। मेरा 6th क्लास में मेरे पेरेंट्स ने स्कूल चेंज किया था। 5वीं तक मैं सेंट पॉल में पढ़ा था। 6वीं से मेरे को MGM स्कूल में एडमिशन दिलाया था मेरे पापा ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाता था। तो वहां पे मेरे को एक मैम मिली, आनंदिता घोष नाम है उनका, DSS स्कूल की प्रिंसिपल है आज वो। तो उनका ये था, मतलब मैं उस स्कूल में जाके बहुत ज्यादा फंस गया था, ऐसा लगता था मेरे को, क्योंकि वो मेरे घर से बहुत दूर था और मैं अपने माता पिता से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को बहुत होम सिकनेस था उस टाइम। घर से दूर जाता था मैं। कटोरा तालाब में मेरा घर है, गायत्री नगर में वो स्कूल है। बस से जाता था, 1 घंटा बस लेती थी, तो मेरे को लगता था मैं बहुत दूर आ गया हूँ अपने मम्मी पापा से और मेरे को पता नहीं कोई यहाँ पे आएगा मेरे पास कि नहीं आएगा। तो उस टाइम मैं बहुत होम सिक था, तो मैं रोता रहता था, कुछ पढ़ता नहीं था। तो मैं वहां जाके बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दिया था। पीछे की बेंच बैक बेंचर बन चुका था मैं। अब वहां पे ये हुआ, एक वो मैम थी, वो मेरा इंग्लिश लेती थी, आनंदिता घोष मैम। एक बार उन्होंने मेरे को, मेरा उस टाइम रिकॉर्ड बन गया था, मेरा हर टेस्ट में 0 मिलता था। मेरे को 0 के ऊपर 1 नंबर भी नहीं मिलता था, पूरी कोरी छोड़ता था मैं टेस्ट। तो वो मैम ने एक बार क्या किया, मेरी कोरी कॉपी में मेरे को 20 आउट ऑफ 20 दिया। तो उसके बाद हुआ ये, मैं लेके गया कॉपी मैम के पास कि मैम आपने मेरे को गलत नंबर दिए हैं, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, आपने मेरे को 20 दिया है। तो मैम बोली नहीं बेटा, मैंने सही नंबर दिया और तुम इतना डिजर्व करते हो। अब उसके बाद मेरे को शर्म आने लग गई कि मैं फोकट के नंबर खा रहा हूं करके। अब उसके बाद ये हो गया, मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया उनके कारण। तो मेरी ये स्थिति थी क्लास 6 में, जब मेरा मैथमेटिक्स का भी पेपर था, उस दिन भी मैं इंग्लिश पढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि मैं उस मैम को इम्प्रेस करना चाहता था कि मैं पढ़ रहा हूं करके। 6th क्लास का रिजल्ट आया, मेरे को मैथमेटिक्स में सप्ली आई, सप्ली देके मैं पास हो गया। ऐसा करता करता चला और 10th में मैं फर्स्ट टाइम टॉप 5 में आया था अपने स्कूल में। 80% आए थे मेरे क्लास 10th में और टॉप 5 में आया था। तो जब मैं फॉर्म फिल करने गया 11th-12th का, तो वहां पर वो मैम ही खड़ी हुई थी। उस टाइम उनका पैर में फ्रैक्चर हुआ था। तो वो मेरे को देखी, बोली बेटा तुम कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो? मैं बोला मैम PCM ले रहा हूं मैम। तो बोली नहीं गलत, तुम इधर आओ बाहर मेरे साथ। तो मैं बाहर गया उनके साथ। बोली बेटा फिजिक्स तुम्हारा मैं ही पढ़ाऊंगी, एक शर्त पे तुमको मैं अलाउ करूंगी कि ये PCM लेने के लिए, कि तुम जिस इमेज के साथ एडमिशन लियो उस इमेज से तुम बाहर नहीं निकलोगे स्कूल से तभी। तो मैं प्रॉमिस तो कर दिया मैम को कि हाँ मैम मैं पढ़ूंगा। अब अंदर से वो भी था, क्योंकि उनको मैं अपनी माँ के रूप में मानता हूँ, दूसरी माँ है मेरे लिए वो। तो अब ये हुआ, मैं पूरा शुरू से पढ़ना शुरू किया। 11th में टॉप किया, 12th में 91% आए मेरे। तो ये जो बोला जाता है मैथमेटिक्स टफ है, और मैंने कोई ट्यूशन कोई कोचिंग नहीं ली थी उस टाइम, इतना ट्यूशन कोचिंग का क्रेज भी नहीं था। तो मेरा बहुत अच्छे से सिर्फ कंसेप्ट बने। 10th तक जो था मैंने पूरा बहुत अच्छे से मेहनत की और उसके बाद बहुत लोगों का, मेरे माता पिता का, मेरे परिवार वालों का बहुत सहयोग था और मेरे को ऐसा कहीं नहीं लगा कि मैथमेटिक्स टफ है। कंसेप्ट अगर बच्चा बना लेता है तो उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। जो तारे जमीन पे आमिर खान का रोल था। आपने कीमती समय और बहुत सारी बातें हमसे शेयर की। देश देख रहा है और अवश्य ये देखेगा कि आप शिक्षा के स्तर को कहाँ तक ले जा पाते हैं, शिक्षा की जो रूह है क्या उसको बचा पाते हैं, ये देखना बहुत जरूरी होगा। हमारी बात कामयाबी की टीम की तरफ से, सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।